everyone. As we are going through the second chapter of economics, that is people as resource, and in my previous two videos we have seen so many examples to understand the role of education and health and investment in human, and also human capital formation we have already discussed. Now we have a proper idea about that. So continuing with that topic, today we have to discuss about the activities going in our economy. किस तरह की एक्टिविटीज हमारे इकोनॉमी में होती है, what is the contribution of that activities in our economy, that we will discuss today. In my previous video we have seen two case studies about Sakal and Vilas. So Sakal was doing a private job in a private firm, and Sakal was a fisherman. He was selling the fish. So these are the two kinds of activities in our economy, and we have so many activities in our country, so that we have to see today. Now these all the activities which is going in our country, that all are classified into main three sectors, that is called, first is primary sector, second is secondary, and third is tertiary sector. This is primary sector, secondary and tertiary. तीन भागों में एक्टिविटीज को डिवाइड किया गया है. तीन प्राइमरी सेक्टर आप देखिए, प्राइमरी सेक्टर्स में इनको जगह दी गई है. दिस इज इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर. व्हाट आर इंक्लूडेड? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, पोल्ट्री, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री, and except this so many activities are also there, that is called primary sector activities. Why it is called primary sector activities? That it is a base of both the two sectors. ये जो है बाकी जो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर है उनका ये बेस है, एंड इट स्टार्ट्स ऑल द एक्टिविटीज वी कैन से स्टार्ट्स फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर्स. हाउ वी विल सी लेटर ऑन. सो ये सारी चीजें आप देख रहे हो, ये सारी चीजें क्या है, मोस्टली दैट कम्स फ्रॉम द नेचर, एंड people involved with natural activities, and with the nature, they are involved with the nature. आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, उसमें से पौधे उग रहे हैं. फिशिंग क्या है, फिश क्या है, नहीं भाई वो नदियों में अपने आप हमें मिल रहा है, तालाब में, पॉन्ड में, हर जगह है. और पोल्ट्री जहाँ पे आप मुर्गियाँ पालते हो, एनिमल हस्बेंड्री जहाँ पे आप एनिमल्स को रखते हो, रियरिंग कर रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, वो सारी चीज़ें निकाल रहे हो. माइनिंग है, आप जो है जो बड़े बड़े खाने हैं उनको अंदर से खोद रहे हो, उनकी खुदाई कर रहे हो, उसमें से जो भी है वो चीज़ें हम निकाल रहे हैं. तो वी आर विद द नेचर हियर, हम कह सकते हैं यहाँ हम नेचर के साथ हैं. अब आप आइए सेकेंडरी सेक्टर पे. तो सेकेंडरी सेक्टर में सिर्फ एक ही काम होता है, दैट इज मेजर पार्ट ऑफ द आवर इकोनॉमी, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग. इन सेकेंडरी सेक्टर सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है. प्रोडक्शन यानी वहाँ पे कुछ चीज़ों का निर्माण हो रहा है, कुछ चीज़ें वहाँ पे बनाई जा रही है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग. एंड दिस मैन्युफैक्चरर्स टेक्स ऑल द रॉ मटेरियल फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर. इसीलिए बोला जाता है कि ये दोनों सेक्टर इस सेक्टर पे डिपेंड है, और कहा जाए तो तीनों सेक्टर एक दूसरे पे कहीं ना कहीं डिपेंड ही है. तो दिस इज द बेस, क्योंकि इस बेस से ये रॉ मटेरियल लेके कोई भी चीज़ बना सकते हैं. कैसे? अगर आप पोटैटो चिप्स खाते हो तो वो कैसे बनता है? पोटैटो से. दैट इज अ रॉ मटेरियल, इट कम्स फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर. ठीक है. ये जो मैन्युफैक्चरर होंगे वो पोटैटो चिप्स बनाने के लिए पोटैटो यहाँ किसानों से लेंगे, उसके बाद जो है वो प्रोसेस करेंगे. प्रोसेस के द्वारा सो मेनी स्टेप्स आर देयर, प्रोसेस करेंगे, तब जो है आपको पोटैटो चिप्स प्रोसेसिंग के द्वारा बन के रेडी होगा. और टर्शियरी सेक्टर में जब हम आते हैं तो टर्शियरी सेक्टर में एडवांस चीज़ें हैं. हमने रॉ मटेरियल ले लिया, उससे चीज़ें बना ली. अब उसके बाद की जो चीज़ें हमारे दिमाग में आ सकती हैं, एडवांस चीज़ें, उसके बाद किन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो आपके टर्शियरी सेक्टर में आएंगे. जैसे अगर आपने पोटैटो चिप्स बना भी ली है तो उसे आप क्या करोगे, अपने पास तो रखोगे नहीं, उसे मार्केट में ले जाने की ज़रूरत होगी, तभी तो फिर वहाँ पे वो सेल आउट होगा और उससे हमें बेनिफिट मिलेगा. तो उसके लिए हमें क्या है, देखिए ट्रांसपोर्ट है. ठीक है, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, ये एक यहाँ से व्यापार शुरू होता है, ट्रेड शुरू होता है, ट्रांसपोर्ट
सारी बनी हुई चीज़ों को ट्रांसपोर्टेशन से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा, एक मार्केट से दूसरी मार्केट में वो ले जाएंगे। कम्युनिकेशन, जब आप ट्रेड कर रहे हो तो आप कम्युनिकेट भी करोगे किसी भी ना किसी माध्यम से, चाहे वो जो भी मीडियम आप अपनाओ, लेकिन आप कम्युनिकेट करोगे तभी तो आप ट्रेड कर पाओगे। उसके बाद आप देखिए बैंकिंग, जब आप ट्रेडिंग में घुस चुके हो, ठीक है, तो आपको बैंकिंग की तो ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी। पैसों का लेन देन है, पैसे रखने हैं, निकालने हैं, क्या करने क्या नहीं करने हैं, ठीक। और इसी में एडवांस टूरिज्म आ जाता है, बहुत ढेर सारी चीज़ें इसके अलावा भी आपके टर्शियरी सेक्टर में आती हैं, जो कि बहुत एडवांस चीज़ें हैं, वो टर्शियरी सेक्टर में आप देख सकते हो। ओके, तो आप यहाँ देखो, इन तीनों सेक्टर्स को जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा हर एक सेक्टर दूसरे पे डिपेंड है। इनके बिना ये नहीं कुछ कर पाएंगे, और अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो सब एक दूसरे से लिंक है। नाउ व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दीज ऑल थ्री सेक्टर्स? इन तीनों सेक्टर्स का फिर हम रिजल्ट क्या निकालें? रिजल्ट इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे क्या हो रहा है? प्राइमरी सेक्टर है, वहाँ से भी प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, और बाकी चीज़ों, बाकी जो भी हैं इनसे भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है। गुड्स, ठीक है, गुड्स तो आप समझ जाओगे कि ठीक है, सामान पैदा हो रहे हैं, सामान है, ठीक है। लेकिन सर्विसेज का क्या मतलब? सर्विसेज का ये मतलब है चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे ये सारे पार्ट्स आप देखो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लोगों को जॉब मिलती है, जैसे जैसे जो है एरियाज बढ़ते जाते हैं तो उनको जॉब मिलती है। तो वी आर क्रिएटिंग द सर्विसेज ऑल्सो। यहाँ पे हम सर्विस भी क्रिएट करें। अगर मैन्युफैक्चरर है तो वो अकेला खड़े हो गए तो पोटैटो चिप्स बना नहीं देगा, उसके लिए उसे सारे सेटअप लगाने पड़ेंगे, फैक्ट्रीज लगानी पड़ेंगी, और उसमें बहुत ज़्यादा लाखों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में उसे वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो दे आर क्रिएटिंग सर्विसेज ऑल्सो। सो रिजल्ट ऑफ ऑल दीज थ्री sectors are they are producing goods and services. Second thing, they add value to the growth of the country or national income of the country. और यहाँ से ये जो चीज़ें पैदा हो रही हैं, goods and services, so these have some values. इनकी वैल्यू है हमारे नेशनल इनकम को बढ़ाने में, हमारे देश को आगे बढ़ाने में, उसकी ग्रोथ को बढ़ाने में इनकी जो वैल्यू है ये ऐड होती है। So these 2 points are the result of all these 3 sectors. Okay. अब जो भी हमारी इकोनॉमी में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इन वैसे तो इन सारे एक्टिविटीज़ को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, बट देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ activities, mainly 2 categories of activities. First is market activities, second is non market activities. हम जो आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उन्हें 2 और भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक को कहते हैं मार्केट एक्टिविटी, दूसरे को कहते हैं नॉन मार्केट एक्टिविटी। मार्केट एक्टिविटी में क्या चीज़ें हैं आप यहाँ देखिए, मैंने इसे पूरी डिफ्रेंशिएट करके बता दिया है कि अगर आपको कभी क्वेश्चन आंसर में भी ये चीज़ें पूछ दी जाए तो आप आराम से इसे नोट डाउन करके आंसर आप दे सकते हो। सो दीज आर द डिफरेंस, और वी कैन से कंपैरिजन आल्सो बिटवीन मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज, and these are the, if it is asked to you what is market activity, so these all points you can write down there. What are non market activities, you can write down these all points with the example. Okay, so come here, what is market activities? मार्केट एक्टिविटीज़ क्या होती है? इट इज़ डन फॉर द अर्निंग। मार्केट एक्टिविटी जो होती हैं वो हम अपनी आमदनी के लिए करते हैं, अपनी सैलरी के लिए करते हैं, इनकम के लिए करते हैं, जिससे हमें पैसे मिले, हमें बेनिफिट मिले। और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? इट इज़ नॉट डन फॉर द अर्निंग। ये जो है अर्निंग के पर्पज़ से नहीं किया जाता है, इसका पर्पज़ कुछ और होता है। व्हाट इज़ द पर्पज़, वी विल सी लेटर। सेकेंड, प्रोडक्शन इज डन फॉर मार्केट और कंट्री। इसमें जो प्रोडक्शन होता है मार्केट एक्टिविटी में, जो भी प्रोडक्शन किए जाते हैं वो जो है मार्केट के पर्पस से या कंट्री के पर्पस से किए जाते हैं, कंट्री को देने के पर्पस से किए जाते हैं। और यहाँ पे जो हम प्रोडक्शन करेंगे नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में, इट इज़ फॉर फैमिली कंजम्पशन। ये हमारी फैमिली के नीड के लिए होता है, फैमिली इसका उपयोग कर सके इसके लिए होता है। ये मार्केट में जाने के लिए नहीं होता है, इसे मार्केट में नहीं ले जाया जाता है, इसका उपयोग फैमिली करती है। कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम। ओके, आप यहाँ से देख लो जो भी चीज़ें हैं सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और जब हम यहाँ पे चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं कंट्री के पर्पस से, डेफिनेटली इट विल इंक्रीज
द नेशनल इनकम, इट विल कंट्रीब्यूट टू द नेशनल इनकम। ये हमारे नेशनल इनकम में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। और यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं, ऐसा कोई कंट्रीब्यूशन जो हमारे नेशनल इनकम में नहीं होता, हमारे जो कंट्री की ग्रोथ है उसमें जो है नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ का जो रोल है वो नहीं होता है, कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। वैल्यूएबल फॉर द कंट्री, और ये जो मार्केट एक्टिविटीज़ हैं ये हमारी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि यहीं से नेशनल इनकम हमारी इंक्रीज़ हो रही है, इफेक्ट हो रही है, पॉजिटिव इफेक्ट, सारी चीज़ें जो है यहाँ से हो रही हैं मार्केट एक्टिविटीज़ से। पैसे का लेन देन क्या हो रहा है, ये सब मार्केट एक्टिविटीज़ में आते हैं। नो वैल्यू इन ग्रोथ ऑफ कंट्री, और जो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ हैं उनका तो रोल ही नहीं है हमारे कंट्री की ग्रोथ में या नेशनल इनकम की ग्रोथ में है, तो ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और ये वैल्यूएबल नहीं है, हमारी कंट्री के पर्पज से ये वैल्यूएबल नहीं है। मार्केट एक्टिविटीज़ दे आर पेड, मार्केट एक्टिविटीज़ में जो लोग लगे हैं वो उन्हें उस चीज़ के पैसे मिलते हैं, उन्हें उस चीज़ की सैलरी दी जाती है, दे आर पेड। और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में जो लोग लगे हुए हैं उन्हें इस तरह का कोई पेमेंट नहीं दिया जाता है, कोई भी उनकी सैलरी नहीं दी जाती है, ठीक है। तो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ आपका क्या है, जो भी घरेलू पर्पज से हम काम करते हैं वो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ होती है। अगर हम प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, उसे मार्केट में नहीं ले जा रहे हैं, अपने घर में रख रहे हैं, तो दैट इज़ नॉन मार्केट एक्टिविटी, सो इट विल नॉट बी पेड, इसकी कोई भी पेमेंट हमें नहीं मिलेगी। We are discussing about the activities, so we have to discuss about the activities about men and women also, कि how in our country the labor is divided between men and women, so division of labor between men and women. As we know that this our country is a cultural country and we are following our tradition and culture, so due to cultural and historical background, due to historical reasons, there are the differentiation between the work in men and women. यहाँ आदमी और जो औरत है उनके काम में डिवीज़न है और ये बहुत शुरू से है, बहुत ही ज़्यादा पहले से है, तो हम भी उसी चीज़ को फॉलो करते आ रहे हैं। एंड हाउ दिस वर्क इज़ divided between men and women, as we know that what is the work of the men, what is the work of the women, आप दोनों लोग, आप सब लोग जानते हो कि औरतों का क्या काम है, उनका काम घर से रिलेटेड है, और जो मेल पर्सनालिटी उनका क्या काम है, उनका जो काम है वो हमेशा बाहर का माना जाता है, घर के बाहर का जो भी काम होगा वो मेल पर्सनालिटी को ही करना है, सो दैट वी विल डिस्कस हियर। सी मेन, इनका काम क्या है, फील्ड वर्क, यानी घर से बाहर का जो भी काम होगा वो मेन को करना है, ओके। इट इज ऑलरेडी डिवाइडेड, इट इज ऑलरेडी गिवन टू द मैन, एंड फ्रॉम द स्टार्टिंग दिस इज डिसाइडेड दैट ऑल द डोमेस्टिक कोर्स विल बी डन बाय द वुमेन। जो घर के जो भी घरेलू काम होंगे वो कौन करेगा, वो जो है फीमेल पर्सनालिटी के द्वारा किया जाएगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्निंग, मेन क्या है, मेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब भी कंट्री हमारे इंडिया में बच्चे आँख खोलते तब से हम यही चीज़ देखते हैं कि जो अर्निंग का काम है वो मेल पर्सनालिटी को ही दिया जाता है, और उसे ही इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है कि आपको ही अर्निंग करनी है फैमिली के लिए। एंड अबाउट वुमेन, नॉट सच रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वुमेन की नहीं मानी जाती कि हाँ आपको ही कमाना है, आपको ही घर चलाना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मानी जाती। इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, यहाँ पे सिचुएशन की हम बात कर सकते हैं, क्योंकि अगर घर में कोई ऐसी ड्रास्टिक सिचुएशन आ गई जब मेल पर्सनालिटी नहीं है तो वुमेन हैड टू टेक सम स्टेप अबाउट दिस, तब वो उन्हें काम करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। या फिर इफ़ दे आर वेरी मच एजुकेटेड, दे विश टू गो, तो ये उनकी इच्छा है, अदरवाइज देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा उनके ऊपर डाला नहीं गया है यहाँ पे, बल्कि मेन के ऊपर ये है कि आपको ही कमाना है। दे आर पेड, और मेन क्या है, मेन जो फील्ड वर्क कर रहे हैं, घर से बाहर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उसके लिए उन्हें पैसे मिल रहे हैं, सैलरी मिल रही है, इनकम उन्हें मिल रही है, ताकि वो अपनी फैमिली को चला सके, कमाने की जिम्मेदारी है तो वो कमा रहे हैं। लेकिन वुमेन चूँकि डोमेस्टिक कोर्स कर रही हैं, सारे घरेलू काम कर रहे हैं, तो घरेलू काम के लिए कभी कोई पैसे नहीं दिए जाते हैं। एज अ मदर, आपकी मदर, आपकी बहन जो भी घर में काम करती हैं, क्या उन्हें सैलरी दी जाती है, क्या उन्हें पैसे दिए जाते हैं? तो घरेलू काम के लिए कोई पैसे नहीं होते, भले ही वो घरेलू काम मेन के काम से ज़्यादा ही क्यों ना हो, पूरे दिन भर का ही क्यों ना हो, ज़्यादा लेबर ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें कोई पैसे नहीं दिए जाते। दैट वर्क इज़ नॉट पेड। वर्क इज़ रिकॉग्नाइज्ड,
जब मेन कोई काम कर रहा है, फील्ड वर्क कर रहा है, तो उसकी अपनी एक पहचान है, आइडेंटिटी है, और उन्हें एक रिकॉग्निशन मिला हुआ है, ठीक है। लोग उन्हें पहचानते हैं कि ओके ही इज़ द इंजीनियर, ही इज़ द फार्मर, ही इज़ लैंडलॉर्ड, और ही इज़ डॉक्टर, टीचर। तो उन्हें अर्निंग का काम कर रहे हैं तो इनकी एक पहचान है कि चलो ये इंसान जो है ये काम करता है, उस हिसाब से उनकी पहचान हो जाती है। लेकिन वुमेन को कैसे पहचाना जाए? सारी वुमेन तो घर में लगी हुई घर के कामों को कर रही है, तो दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड। कोई इस बात की परवाह नहीं करता है कि हाँ उन्हें कितना काम है, वो क्या रोल निभा रही है, कितना काम कर रही है। तो देयर वर्क इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द सोसाइटी। सो दिस इज द वे where division of labor is done in our country, okay, between men and women. Now when we are talking about the women, okay, till here we have talked about all the domestic course की domestic course उन्हें करना है। लेकिन आज के जो women हैं वो domestic course के साथ साथ बाहर भी जाके काम कर रही हैं। So till here if they are working in the house so they are not paid, but if they are working outside, when they comes in field work, when they comes in labor market, they are definitely paid। कि जब वो लेबर मार्केट में आ रही है, बाहर की दुनिया में जाके काम करना शुरू कर रही है, तो उन्हें उसके पैसे मिल रहे हैं। बट देयर इज वन मोर सिचुएशन, देयर इज पार्शियलिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन, कि मेन काउंटर पार्ट जो होता है, उनका जो साथी उनके साथ काम कर रहा होता है, उसके बदले उन्हें थोड़े कम पैसे दिए जाते हैं। सी दिस इज द कंडीशन। वुमेन दे आर वीक इन इमोशंस में वो बहुत वीक होती है। सो ऑलवेज बार्गेनिंग इज डन। इफ दे आर गोइंग इन एनी फॉर्म, तो फर्स्ट बार्गेनिंग इज जब उनसे बार्गेन कर लिया जाता है कितने नहीं इतने में आपको काम करना है। बट मेन आर वेरी मच रिजिड अबाउट द इनकम बिकॉज दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन टू देम। सो वो वहाँ रिजिड है कि नहीं मुझे इतने की ज़रूरत है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है, तो आपको ये देना पड़ेगा। ओके, सो हियर सम वी कैन से सम पार्शियलिटी इज डन। And second reason of this partiality is also there in our country India from the starting, that education of the women that is very low, okay, very less women are educated, that is why this partiality is done in our country. If they are educated, अगर women educated हैं, so there is no bargaining, nothing, no partiality is there. बट इफ दे आर नॉट एजुकेटेड, और हमारी कंट्री इंडिया में मोस्टली वुमेन एजुकेटेड नहीं होती है, उन्हें एजुकेट नहीं किया जाता है, तो जब भी उनके परिवार में कोई ड्रास्टिक सिचुएशन आती है, दे हैव टू गो फॉर द फील्ड वर्क। जब उन्हें फील्ड वर्क में जाना पड़ता है तो वो ऐसी जगह काम करना पसंद करती हैं जहाँ वो एरिया घर के आसपास हो। तो डेफिनेटली दैट ओनर इज टेकिंग द बेनिफिट ऑफ दैट सिचुएशन। वो ओनर भी उस सिचुएशन का बेनिफिट लेगा, और वो सारी फैसिलिटीज़ चूँकि वो रिकॉग्नाइज फॉर्म में नहीं है, तो वो सारी फैसिलिटीज़ उन्हें नहीं दी जाएगी, लाइक मेडिकल फैसिलिटीज़, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, मैटरनिटी लीव, दीज आर नॉट गिवन टू दैट काइंड ऑफ वुमेन जो आपके अगल बगल फर्म में जाकर काम कर रही हैं, लो एजुकेटेड हैं, तो उन्हें एनी हाउ जो है दूसरों की शर्तों पे काम करना होगा। दे आर बाउंड टू वर्क विद द अदर्स कंडीशंस। ओके, इफ वुमेन आर एजुकेटेड, अब तो हमारी कंट्री में गर्ल एम्पावरमेंट पे बहुत ज़्यादा जोर है, गर्ल एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा जोर है, तो अब धीरे धीरे वुमेन भी बहुत ज़्यादा एजुकेट हो रही हैं, और एजुकेशन के साथ साथ वो अच्छी से अच्छी जगह जाके जॉब कर रही हैं। एंड बेसिकली टीचिंग एंड मेडिकल प्रोफेशन दैट आर प्रिफर्ड बाय द वुमेन, ये दो प्रोफेशन है जो वुमेन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। दैट इज़ वेरी सेफ ऑल्सो, वी कैन से दैट इज़ वेरी सेफ ऑल्सो। एंड फॉर दैट वर्क, if they are in any recognized firm, so for that work they are paid whatever they want, and their according to their eligibility they are paid in all the firm. Women with high education and skills are paid as per with the men। तो women क्या है, हाई एजुकेशन के साथ जो उनका मेल काउंटर पार्ट है उसके बराबरी पे उन्हें सैलरी मिलेगी, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी। So this was all about the division of labor between men and women and how education is playing role in the progress of the women we have seen here. So student, I think topic is clear. If
nothing is clear or anything is missing, so give it in my comment section. Till then, bye and thank you.